हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12th का मॉडल प्रश्न पत्र 2021 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पाठ्यक्रम में कुछ इकाईवार अंक हैं और अंक भार में 25% तक अंक भार में जो परिवर्तन हुआ है वो प्रश्न पत्रों में संभवतः है। लेखा शास्त्र, संगीत, चित्रकला, भाषा विषयों में दिए गए पैटर्न में आंशिक परिवर्तन विषय की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुरूप ही किया गया है। अब आपको बताया जाएगा कि 3 जो घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, उसमें आपको जो है पूर्णांक 80 का आएगा और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड जो है, जिन खंडों से आप प्रश्न करें उसका नंबर उसी के साथ लिखें, खंड के साथ ही। प्रश्न लिखने से पूर्व उत्तर क्रमांक जो भी आप उसमें से कर रहे हैं उसका क्रमांक डालना ना भूलें। प्रश्नों का अंक भार निम्नानुसार है, मैं आपको बता देती हूँ। खंड अ से प्रश्न 1 में आपको 10 प्रश्न ऑप्शन वाले आएंगे, जिसमें आपको एक अंक का आएगा और एक सही उत्तर आपको चुनकर आपकी कॉपी में लिखना है। उसके बाद प्रश्न 2 से लेके 11 तक आपको एक अंक का आएगा 20 प्रश्न। ठीक है, इस तरह से कुल जो है प्रश्न 20 नंबर के यहाँ तक, यानी 20 नंबर तक प्रत्येक एक अंक का होगा। खंड ब से 12 से लेके 19 तक यानी 8 प्रश्न आपके 2-2 अंक के आएंगे, अतः ये प्रश्न 16 नंबर के होंगे। खंड स यानी सी से आपको 20 से लेके 23 4 प्रश्न आएंगे जो कि 4 अंक के होंगे, 16 नंबर का ये कुल अंक भार होगा। खंड द से आपको प्रश्न 24-25 आएंगे, 2 प्रश्न जो कि आपके 5 नंबर के होंगे। ठीक है, 5 नंबर के मतलब 10 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। अब खंड य मीन्स ई जो है 26 से लेके 28 तक 3 प्रश्न होंगे जो कि 6 अंक के होंगे, यानी 18 अंक के हुए। इस तरह से आपके 80 अंक के पेपर जो है पूर्णांक हुआ। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहे हैं। मैं प्रश्न पढ़ूंगी, आपको विकल्प बताऊंगी, आपका सही विकल्प इसमें सामने आपको दिखाई देगा। नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर जो भी उत्तर होगा आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। कुछ बच्चे अपने पेपर पे टिक कर लेते हैं, तो वो ये ना करें, उसको सही उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? पूरा प्रश्न पढ़ें तभी आंसर दें। नेपाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, और सही उत्तर है पंजाबी। पंजाबी की जो लिपि है वो देवनागरी नहीं है, गुरुमुखी है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं उपभाषा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? समता मीन्स समानता, तो ये उपमा अलंकार में दर्शाई जाती है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। इसमें अलंकार है, तो इसमें अलंकार है कनक कनक, 2 समान शब्द हैं और यमक का मतलब होता है जोड़ा, तो अर्थात इसका उत्तर है यमक। थेसिस शब्द का हिंदी अर्थ है शोध प्रबंध। बहुत सारे बच्चे शोध कार्य शोध करके आएंगे, लेकिन इसमें शोध प्रबंध आएगा। और हर एक का उत्तर उपयुक्त सभी में नहीं होता, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। पहले हम ज़्यादातर उत्तरों में उपयुक्त सभी कर देते थे, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान से करना है पूरा पेपर। अगला प्रश्न है, विजिलेंस शब्द का हिंदी अर्थ है? तो इसमें है सतर्कता। अगला प्रश्न 7, चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा, तो सही उत्तर है, तो क्या आपने
मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न 8, तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है। सही उत्तर है दास्य भाव की। अगला प्रश्न है 9, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल लोकप्रिय है क्योंकि इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल की जा सकती है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न 10, समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो में 4 ककारों की जानकारी दी जाती है। तो वो 4 ककार कौन सी हैं? ध्यान से देखेंगे। उत्तर व, क्या, कौन, कब और कहाँ। अब जो आपका प्रश्न 2 है वो आपका अपठित गद्यांश होगा, उसे ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को देना है उत्तर सीमा। 10 शब्द अधिकतम रख सकते हैं। पहला प्रश्न है इसका, हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हैं अहंकार, क्रोध और द्वेष। प्रश्न है 3, हमें हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियों की लगाम क्यों रोकनी पड़ती है? तो हमें हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियों की लगाम इसलिए रोकनी पड़ती है कि यदि हम उन्हें बेरोक टोक चलने दें तो निसंदेह वह हमें नाश और पतन की ओर ले जाएंगी। दूषित वृत्तियों को शांत करने का क्या उपाय है? तो दूषित वृत्तियों को शांत करने का उपाय है बालकों में जो सद्वृत्तियां हैं उन्हें उत्तेजित किया जाए। अगला प्रश्न है, साहित्य हृदय की वस्तु है कैसे? साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। क्यों? कि वो ज्ञान और उपदेश असफल होता है जहां साहित्य बाजी मार ले जाता है। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 6 से लेके 8 तक आपको अपठित पद्यांश। देखिए पहले हमने सिलेबस में बताया था कि पद्यांश नहीं आएगा, लेकिन आप देखिए मॉडल पेपर में पद्यांश आया है, इसलिए आपको अपठित पद्यांश भी ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखेंगे। उत्तर सीमा 10 शब्द होगी। प्रश्न 6 है, कवि ने जवानी की क्या विशेषता बताई है? तो कवि ने जवानी की विशेषता बताई है कि जवानी फूंक फूंक कर पैर नहीं रखती और कांटों से बचकर झुककर नहीं चलती, और जवानी ऐसे कहिए कि स्वच्छंद होती है, उस पर किसी का कोई दबाव या कोई भी रोक नहीं होती। कवि के अनुसार गति की तृष्णा से क्या अभिप्राय है? तो गति की तृष्णा है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत अधिक बढ़ती, बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही हैं। गति की तृष्णा कब बढ़ती है? तब हमारी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और हम निश्चित रूप से ये नहीं जान पाते कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कितनी है, तो उनकी जो है वो तृष्णा और ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब जो नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जागरूक की जय है हार चुके सोने वाले, तो निश्चित इसमें आएगा निश्चित जय है। आपने देखा होगा ऊपर जो पद्यांश है उसमें आपको जागरूक की जय निश्चित है, तो आपको ये निश्चित शब्द उसमें भरकर अपनी कॉपी में उत्तर लिखना है। पूरा वाक्य लिखना है। आप ये ना हो केवल निश्चित लिख दें, छोटे बच्चों की तरह आंसर ना दें, पूरी लाइन लिखकर आप इसे और जो आप रिक्त स्थान में भरें उसे अंडरलाइन कर दें। समाचार लेखन में ककार और इंट्रो, आप ककार ऑब्लिक इंट्रो कर सकते हैं, उसका वो होता है महत्वपूर्ण होता है। लेखन, समाचार लेखन की जो है शैली में क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है, तो ये उल्टा पिरामिड है। इसका जो उत्तर है वो आपको भरना है उल्टा पिरामिड। अब आपको एक पत्र लिखना है जिला कलेक्टर को उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान को स्वच्छ अभियान
हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पत्र लेखन में कई पत्र जो आपको सिखाए हैं उस आधार पर आप ये पत्र लिख लेंगे। आगे जो प्रश्न है 13, ठेले पर हिमालय पाठ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर मैं अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाती हूँ। प्रकृति का स्वरूप अत्यंत रमणीय होता है। नदी, वन, पर्वत, आकाश, समुद्र सभी सुंदर लगते हैं, किंतु पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक सुषमा ज़्यादा मनोहारिणी होती है। प्रकृति के विविध स्वरूप पर्वतों पर दिखाई देते हैं। एक के साथ एक जुड़ी हुई पर्वत श्रृंखलाएं, उन पर बने पथरीले रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहीं मजबूत चट्टानें होती हैं तो कहीं कमज़ोर चट्टानें भी होती हैं। ये चट्टानें एक दूसरे से जुड़कर पहाड़ी शिखरों का रूप ले लेती हैं। लाल लाल चट्टानें देखने में सुंदर लगती हैं। इन चट्टानों पर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, उनमें उगे हुए पौधे हरे भरे और सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ कौन दुर्ग है? ये झोंपड़ी है ना, जो चाहे ले ले। प्रस्तुत वाक्य कब, किसने, किससे कहा? तो पहले आप उत्तर देंगे कब, कब कहा और किसने कहा और किससे कहा। तो जब मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा के लिए ममता से शरण मांगने हेतु झोंपड़ी तक आता है, तो ममता पहले तो मना करती है और कहती है कि क्या पता तुम भी छल करो। यह सुनकर हुमायूं जाने लगता है। तब ममता ने उस समय ये वाक्य अपने मन में कहे थे, किसी से नहीं कहे थे, ये सिर्फ अपने मन में कहे थे। और उसके बाद उसने झोंपड़ी में उसे शरण दे दी थी। अगला प्रश्न है 16, 15, रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा है? रहीम के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति मोतियों के हार जैसा ही मूल्यवान और शोभा बढ़ाने वाला होता है। जब लोग मोती के हार के टूट जाने पर उसे बार बार जोड़ते हैं और उसे फेंकते नहीं हैं, उसे हर बार फिर से पिरोते हैं, ऐसे ही सज्जन को भी हमें 100 बार रूठने पर मनाना ही हम बुद्धिमानी होती है। जगत के चतुर चितेरे को भी मूढ़ बनना पड़ा। कवि बिहारी ने ऐसा क्यों कहा है? पूर्व समय में चित्रकार किसी भी व्यक्ति का चित्र हाथों से बनाया करते थे। चित्र बनाते समय व्यक्ति को एक ही मुद्रा में चित्रकार के सामने बैठना होता था। इस नायिका की छवि पल पल में बदलती रहती थी, अतः चित्रकार जब उसकी ओर देखता था तो उसकी मुद्रा या स्वरूप में कुछ अंतर दिखाई देता था। इस प्रकार चित्रकार उसका यथावत चित्र नहीं बना पाता था। इसी कारण वह मूर्ख सिद्ध होता था। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी उम्र वालिए। प्रस्तुत शब्द कौन और क्यों कह रहा है? अमृतसर के बम्बू कार्ट वाले ये वाक्य कहते हैं क्योंकि जब कोई वृद्धा कई बार चेतावनी देने पर भी रास्ते से नहीं हटती थी, तब वे ये कहते थे। इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। बलवान से भिड़ना पाठ्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बलवान से भिड़ंत अंश में गांधी जी ने अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बांधने का प्रयोग किया है। इससे हमें शिक्षा मिली कि भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रखनी चाहिए। व्यवस्था और पद्धति से नहीं झगड़ना चाहिए। व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ने अनुचित है, क्योंकि इसमें अनंत शक्तियाँ निहित हैं। साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए
साक्षात्कार के प्रकार बताइए। साक्षात्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है साक्षात करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसे भावों व विचारों को जानना ही साक्षात्कार है। मौलिक रूप से साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं, परीक्षोपयोगी साक्षात्कार व जनसंचार माध्यम उपयोगी साक्षात्कार। माध्यमोपयोगी साक्षात्कारों को पुनः प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार श्रेणियों में उपविभाजित किया जा सकता है। अब है आपका खंड स, रिपोर्टाज एवं यात्रा वृत्तांत के अंतर को स्पष्ट कीजिए। और उत्तर सीमा है 60 शब्द। यात्रा वृत्तांत जब सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास भावना से प्रेरित होकर यात्रा करता है और उसकी मुक्त भाव से अभिव्यक्ति करता है तो उसे यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। मानव प्रकृति वह सौंदर्य का प्रेमी है, वह साहित्य की भांति घुमक्कड़ स्वभाव का है। जहाँ भी जाता है वहाँ से साहित्य की भांति कुछ न कुछ ग्रहण करता है। रिपोर्टाज लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। अब आपका एक अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, रिपोर्ट और रिपोर्टाज के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो रिपोर्ट व रिपोर्टाज की विषय वस्तु एक ही होते हुए भी प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए है। रिपोर्ट जहाँ किसी घटना का यथा तथ्य वर्णन है, वहीं रिपोर्टाज किसी घटना की कलात्मक अभिव्यक्ति। रिपोर्ट नीरस होती है जबकि रिपोर्टाज सरस होता है। रिपोर्ट सामान्य शैली में लिखी जाती है जबकि रिपोर्टाज रेखाचित्र शैली में लिखा जाता है। रिपोर्ट घटना होती है जबकि रिपोर्टाज में कथा तत्व का मिश्रण रहता है। संवेदनशीलता रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है जबकि रिपोर्टाज में इसकी उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। रिपोर्ट से भिन्न रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा है। प्रश्न 21 है, डायरी लेखन को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को समझाइए। डायरी, डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, इसको दैनंदिनी भी कहते हैं। हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने हमारे मन पर प्रभाव छोड़ा हो, हमें डायरी में लिखते हैं। और डायरी का क्या महत्व है, यह हमारे तनाव, चिंता को दूर करने में मदद करती है और एक शांतिपूर्ण दिमाग रखने की अनुमति देती है। इसमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं और यादृच्छिक विचारों के बारे में लिखा जा सकता है। डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है। हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों और दिनचर्या के बारे में इसी से जान पाते हैं। खेल पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। इसमें एक अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर है, आजकल अनेक स्तरों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ये प्रतियोगिताएं स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की हो सकती हैं। अनेक प्रकार के खेल इन प्रतियोगिताओं में खेले जाते हैं। कुछ इंडोर तो कुछ आउटडोर, कुछ एकल तो कुछ सामूहिक कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन, रेसलिंग, हॉकी, फुटबॉल आदि अनेक प्रकार के खेल प्रतिदिन संस्थागत स्तर पर व व्यावसायिक स्तर पर खेले जाते हैं। विभिन्न स्तरों पर खेले जाने वाले ये खेल खेल प्रेमियों के लिए उत्सुकता के विषय होते हैं। इन खेलों से संबंधित समाचारों को खेल समाचार कहते हैं। अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जिसकी शब्द सीमा होगी 300 शब्द। अब निबंध का जो टॉपिक है, विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक देवताओं का महत्व, नारी सशक्तिकरण, मेरी प्रिय पुस्तक। तो सभी बच्चे अपने अपने तरीके से अपना निबंध लिखते हैं, लेकिन जो मैंने निबंध लिखे हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। मैं इस पे स्क्रॉल करके आपको ये चारों निबंध दिखाऊंगी।
अगर आपको अच्छे लगते हैं आप पढ़िए, पोज करके पढ़ सकते हैं और आपको बाद में भी ये काम आएंगे। अगला प्रश्न है 23, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय लिखिए और उत्तर सीमा है 60 शब्द। तो आप, मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ, स्क्रॉल करके आप देखिए। अथवा में कवि भूषण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, आप देखिए और इसे समझिए, पढ़िए। अब प्रश्न 24 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए और उत्तर सीमा 80 शब्द में है। तो आपने ये देखा, आपने पैसेज, आप पे यह जो है गद्यांश आपके सामने है। इसकी जो व्याख्या है, इसका जो सबसे पहले व्याख्या में जो है उस तरीके से आपको व्याख्या के स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो संदर्भ और प्रसंग आपको सबसे पहले लिखना है गद्यांश में। हमारी जैसे पाठ्य पुस्तक सृजन से संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध भय से उद्धृत है ये, और भय शुक्ल जी का मनोविकार संबंधी निबंध है। लेखक ने उसमें मानव मन के भय नाम भाव के बारे में बताया है तथा क्रोध के साथ इसकी तुलना की है। और व्याख्या में इस तरह से देखिए, आप स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ, आप व्याख्या देखिए। व्याख्या के जो स्टेप्स होते हैं, इस तरह से आप पूरी व्याख्या इसमें लाइन टू लाइन कर लेंगे। उसके बाद हम विशेष जो इसमें दिया होता है वो इसमें पॉइंट्स में लिखना है आपको। तो ये पॉइंट नंबर 1 में है, भय क्या है, यह स्पष्ट किया है इसके अंदर। और दूसरा है, भावी दुख के विचार से क्रोध तथा भय नामक मनोविकार उत्पन्न होते हैं, दोनों के उत्पन्न होने की स्थिति पर विचार किया गया है। भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त है तथा गंभीर है, और जो इसकी शैली है विचार विश्लेषणात्मक है। तो इस तरह से आप इसमें, और भी आपको विशेष में कुछ लगता है तो आप इसमें अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अथवा में आपको ये दिया है गद्यांश, जो बाजार में एक जादू है। यहाँ से आपको, मैं आपको व्याख्या में दिखाती हूँ, आपको स्क्रॉल करके ये पढ़ लीजिएगा। और इसी तरीके से आपको करना है, संदर्भ और प्रसंग देना है, फिर व्याख्या, और उसके बाद इसमें जो विशेष दिया गया है, तो इसमें शैली सब में अलग अलग होती है, तो इसकी जो शैली है वो विवेचनात्मक है। तो इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। अब प्रश्न 25 है, जो पद्यांश है उसकी आपको पद्यांश की व्याख्या करनी है, और शब्द सीमा वही 80 नंबर है।
तो पद्यांश आपके सामने है। और इसके अथवा में आपको है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये इसकी व्याख्या आपको इस तरह से मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, स्क्रॉल करके आप देख लीजिए और इसके स्टेप्स फॉलो करते हुए आप अपनी व्याख्या करेंगे। अब है खंड य, तो इसमें आपको प्रश्न दिए हुए हैं, आपकी पुस्तक से संबंधित प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। अब इसमें आपको कोई परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी आ रही है तो मैं इसमें अगली वीडियो डाल दूँगी। धन्यवाद।